हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 क्लास के दो जो चैप्टर टर्म 1 के बच गए हैं, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी, ये हम कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तुमको वो हेल्पफुल रहें, वही उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आए तो तुम सॉल्व कर सको। तो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अभी सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 16। अब ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? नॉर्मल मीन, एवरेज ऑफ द नंबर्स इज अरिथमेटिक मीन। एक्स और जेड दो नंबर हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल। तो हमारे पास दो नंबर हैं 8 एंड 16, तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? 8 + 16 डिवाइडेड बाय 2, 24 बाय 2 मीन्स 12। तो अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, देखो हमारा आंसर है बी पार्ट, बी ऑप्शन 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज। हमारे पास सीक्वेंस है -1, -3/2, -2 एंड सो ऑन। इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। -1, -3/2, -2 एंड सो ऑन। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है ये, तभी हमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। तो हम A3 - A2 भी कर सकते हैं। तो A2 कितना है? -3/2, माइनस लगाया। A1 कितना है? पहली टर्म -1, A2 - A1 यानी -3/2 + 1, तो 2 आ गया एलसीएम। -3 + 2, तो ये हो गया -1/2। तो हमारे पास ऑप्शंस देखें, -1/2 कहां पर है? 1 - 1, 1/2, -1/2, तो डी इज द आंसर। डी है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर इन जीपी, एपी एंड जीपी बोथ एचपी। अब एचपी जो होता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो इसमें आंसर है जीपी। अब ये कैसे है? देखो, एक बड़ी सिंपल बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जीपी से रिलेटेड। A1, A2, A3, A4, A5, A6, वो समझाने के लिए मुझे काफी सारी टर्म्स इस तरह लिखनी पड़ेंगी। A7, A8, A9, A10। चलो इतने में मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें वो बात समझ में आ सके। ये मान लो जीपी है, तो अगर मैं इसकी कोई भी रैंडम 3 टर्म्स लिख लूं, A1, A3, A4, तो ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है? कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, क्योंकि ये पहली टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो ये 5वीं टर्म होती फिर तो सीक्वेंस बनती। लेकिन इनमें एक टर्म का फासला है और ये कंजक्टिव टर्म्स हो गई, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनी अपने आप में। अब मैं एक पैटर्न से इसकी टर्म्स उठाता हूं। A2, A5, A8, A2, A5, A8। तो ये सीक्वेंस बनेगी कि नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी, हमने देखना है कि कौन से नंबर की टर्म उठाई गई है। 2nd टर्म, 5th टर्म एंड 8th टर्म। तो 2, 5 और 8, क्या ये नंबर एपी में है?
बिल्कुल एपी में 3 प्लस किया 5 आया, 3 प्लस किया 8 आया। तो अगर ये सबस्क्रिप्ट वाले नंबर यानी सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ये सबस्क्रिप्ट वाले नंबर अगर एपी में होंगे तो ये टर्म्स जो जीपी की उठाई गई हैं ये अपने आप में एक नई जीपी बनाएंगी। एग्जाम्पल लेके देखें। एग्जाम्पल एक जीपी ले लेते हैं। जीपी में ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टर्म रख लेते हैं 10 और कॉमन रेशियो रख लेते हैं हम 1/2। तो ये 10 की बजाय ऐसा करते हैं हम 2 की पावर ही रख लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझना। इसको हम रख लेते हैं 512। चलो, तो पहली टर्म 512, अगली 1/2 मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 256। अगली टर्म मल्टीप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 128। उसके बाद 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1/2, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम वो वाली टर्म्स उठाते हैं जैसे 2, 5, 8 यानी सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ टर्म जिसके नंबर एपी में हो। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8। तो 256, 32 और 4। तो ये अपने आप में एक जीपी बनेगी ही बनेगी। कैसे देखो, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये 256/32 जितना होगा 32/4 भी उतना ही होगा। करके देख लो, ये 2 पावर 5 है और ये कितना है, इसको कैंसिल करें और इसको कैंसिल करो, ये तो 8 आ जाएगा। तो क्या 32 को 8 से मल्टीप्लाई करके 256 आता है? देखें 32 इंटू 8 16 एंड 25 256, ये भी कैंसिल होके 8 आ गया। तो कॉमन रेशियो हो गया बराबर। तो देखो हमने सबस्क्रिप्ट के नंबर, कौन से नंबर ऑफ टर्म जो है कि कौन से नंबर की टर्म है, वो वाले नंबर अगर एपी में हो तो जो जीपी की वो वाली टर्म्स अपने आप में एक नई जीपी बनाती हैं। ये एक नई जीपी बन रही है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, देखो 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया 11 आ गया। 5, 8 और 11 एपी में है, इसलिए फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म्स जो हैं अपने आप में जीपी की जो होंगी वो नई जीपी बनाएंगी। तो ए इज द आंसर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या है 2, 7, 12। तो देखो 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 12 आ रहा है, तो 5 ऐड हो के टर्म्स आ रही हैं। तो ये एक एपी है। एपी की 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 2, 7, 12। तो ए जो है वो 2 है और डी कितना हो गया 7 - 2 5। तो ए 7, 7th टर्म ए प्लस 6d हो गया, n - 1d होता है। तो 2 + 6 × 5 यानी 2 + 30 मीन्स 32। तो हमारा आंसर आ गया 32। और देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि इफ ए एंड जी आर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए इज इक्वल टू जी, ए लेस देन इक्वल टू जी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ए प्लस जी इज इक्वल टू 0। मतलब ये है, हमसे ये पूछा गया है बेसिकली कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में ए और जी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा या क्या ये बराबर होंगे? तो मैं बता दूं स्टूडेंट, सी इज द आंसर। ए अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इफ वी कंसिडर टू पॉजिटिव इंटीजर्स या टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हमेशा अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा से ज्यादा अरिथमेटिक मीन के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और यहां पे मैं तुम्हें अलग से बता दूं कि अगर x और y दो नंबर्स हैं तो a की वैल्यू होती है x + y/2 और g की वैल्यू होती है xy √। तो
ये हमेशा कैलकुलेशन इस तरह रहती है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंसेस। इसका कॉमन रेशियो देखना, 5/2, 5/4, 5/8। तो साफ पता चल रहा है कि 1/2 है, क्योंकि हर नंबर जो है अगला नंबर कैसे बन रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई होके बन रहा है। तो यहीं पे हमने देख लिया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को, 5/4 बन गया। 5/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 5/8 बन गया। तो कॉमन रेशियो हो गई 1/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 32 इज। 2 एंड 32 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है, तो 2 एंड 32 दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, यानी 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8। तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब है ये क्वेश्चन नंबर 8। इफ -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी, देन वैल्यू ऑफ x इज। ये 3 नंबर जीपी में है, तो x की क्या वैल्यू होगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास सीक्वेंस क्या दिया है, -2/7, x -7/2। तो अगर ये जीपी में होते हैं ना स्टूडेंट्स, 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, जब बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी 2 के मल्टीप्लाई के बराबर, तभी ये जीपी बनती है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो x की क्या वैल्यू होगी, अपने आप देख लो। एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x प्लस या -1 हो सकता है। तो यहां पे अब हमारा आंसर ए ऑप्शन इज द आंसर, +-1। क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर 3 मोर देन 5th टर्म ऑफ सीक्वेंस 357 इज। 3 मोर देन 5th टर्म। अब 5th टर्म इसकी क्या होगी, ये एपी है, 2 प्लस होके चल रहा है। इसकी 4th टर्म क्या होगी, 9। 5th टर्म होगी 11। 11 से 3 आगे यानी 11 + 3, तो आंसर इज 14। देखो ये तो जो छोटी कॉमन डिफरेंस वाली जो एपी थी, इसको तो हमने क्या किया, अपने ओरली सॉल्व कर लिया। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स दी हुई हैं। इससे अगली टर्म 4th टर्म होगी वो 9 होगी, उससे अगली टर्म 9 जो 5th टर्म होगी वो 9 होगी, 11 होगी। तो 11 हो गई इसकी 5th टर्म। 5th टर्म 11 है और उससे 3 आगे, तो 11 + 3 मीन्स 14। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा 10th। अ नंबर 2 लेस देन 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंस है 4, 12, 36 यानी कि इंटू 3 बन के आगे जीपी चल रही है। 4 3 12, 12 3 36। अब 36 × 3 करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स तुमको मैं बताना चाहूंगा 36 × 3 यानी कि 12 × 9 यानी कि 108। 108 आ गई 4th टर्म। एंड 2 लेस देन 108, 2 लेस देन 108 इज 106। तो ये भी नंबर छोटे होने की वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया ओरली, वरना हम लिख के सॉल्व कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि इफ x, y, z आर इन जीपी, देन। अगर x, y, z जीपी में है तो 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, जब बीच वाली टर्म y का स्क्वायर x, z यानी कि साइड वाली 2 टर्म्स के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो ये भी गलत। ये तो एक्चुअली अगर ये एपी में होती तो ठीक होता। ये हमेशा ठीक होगा नहीं होगा हमें क्या पता, लेकिन ये तो हमेशा ठीक रहेगा क्योंकि जीपी है हमारी x, y, z, y² = x, z। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, गिवन अ सीक्वेंस 4/3, 2, 3, 9/2, x, देन वैल्यू ऑफ x इज। यानी एक सीक्वेंस है 4/3, 2, 3, 9/2 x। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5th टर्म पूछी हुई है हमसे। तो 4/3, 2, 3 ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है, देखें जरा। ये पेज खत्म हो गया, पेज पलट लें जरा। चलो पेज पलटते हैं। हमने पेज पलट लिया। 4/3, 2, 3, 9/2। तो
डिफरेंस तो बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है, 4/3 और 2 में 1 का डिफरेंस नहीं है, और 3 और 9/2 में 1 का डिफरेंस नहीं है, यानी डिफरेंसेस बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो ऑब्वियसली एपी नहीं है तो जीपी होगी, क्योंकि दो ही तो सीक्वेंसेस हैं तुम्हारे को। तो इसका कॉमन रेशो क्या होगा, इसके बाद एक्स दिया हुआ था, कॉमन रेशो होगा आर जो होता है वो A2/A1, यानी किन्हीं भी दो कंजक्टिव टर्म्स का रेशो होता है। तो 2/4/3, तो 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2/4, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो 3/2, 3/2 इज आवर कॉमन रेशो। तो x क्या होगा, ये जो एक पिछली टर्म है 9/2, इसमें जब हम 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा तो ये कितना आ जाएगा 27/4। तो आंसर इज 27/4। तो C इज द आंसर, क्योंकि आगे से आगे टर्म कैसे बनती है, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया 9/2 आ गया, तो फिर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। तो 9/2 इंटू 3/2। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर नीडेड टू गेट द सम 26? 3, 8, 13 एंड सो ऑन। अब देखो 3 और 8 में डिफरेंस 5 का, 8 एंड 13 में डिफरेंस 5 का, मींस दिस इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें 26 सम देखना है, तो 26 सम कैसे बन सकता है, कितनी टर्म्स का सम 26 बनेगा, देखें जरा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 3, 8, 13 आर नीडेड टू गेट द सम 26 नहीं है स्टूडेंट्स, ये है 126। तो 126 हमारा क्वेश्चन है, वो 1 जो है वो मिसप्रिंट हो गया, 126। तो 126 सम बनेगा कितनी टर्म्स के सम होने से, 7, 36, 8, 10 कितना, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस थी हमारे पास 3, 8, 13 एंड सो ऑन, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5। और मान लो हमारा जो Sn है वो है 126। तो 126 Sn का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 126। अब 2 को इधर भेज दिया हमने, n 2a यानी 2 इंटू 3 6 प्लस n-1 तो एज इट इज रहेगा, d है 5 तो 5 इंटू n-1 इज इक्वल टू, अब ये 2 उधर गया मल्टीप्लाई होके तो 252 हो गया। इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया, अंदर वाले ब्रैकेट को, 6 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू 252। तो n इंटू 5n और 6 माइनस 5 इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 252। तो ब्रैकेट खोला अब हमने, 5n² प्लस n, ये 252 इधर ले आए हम, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक बन गई हमारे सामने। और अगर ये नंबर बहुत बड़े लग रहे हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके शायद ना कर पाए, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अप्लाई कर देते हैं हम। -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर a है 5, b है 1 तो -b यानी -1, और c है -252। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 252 इंटू 5 यानी c इंटू a और 4। तो 252 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू a इंटू c। 4a का मतलब है 4 इंटू 5 यानी 20 हो गया। तो 20 का मतलब है कि हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक 0 लगाया, 2 टू द 4, 2 5 द 10 एंड 2 टू द 4, तो ये 5 आ गया। और क्योंकि -252 है तो ये नंबर आ गया माइनस का, तो प्लस का 5040 हो गया अपॉन 10। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5041 अपॉन 10।
अब इसमें यह समझने वाली बात है कि इसका स्क्वायर रूट एकदम से कैसे फाइंड आउट किया जाए, आइडिया कैसे लगाया जाए। वैसे स्क्वायर रूट निकालना तुम जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यहां से पेयरिंग स्टार्ट करें तो 7 7 दा 49 141, तो इसका हमने डबल लिखना है तो 14 आ गया, तो 1 1 दा ये 1 मतलब 141 1 दा ऐसे करेंगे तो यहाँ 1 आ गया 1 आ गया तो 0, तो ये 141 ये आ गया हमारा 71 का स्क्वायर। तो -1 प्लस माइनस 71 अपॉन 10, तो 71 अगर प्लस का ले लिया माइनस के साथ तो 70 अपॉन 10, या फिर अगर 71 माइनस का ले लिया तो -72/10। तो -72/10 एक तो माइनस का नंबर है और हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी 72/10 जो है अगर प्लस का भी होता तो ये एक डेसिमल में नंबर आ जाता, नेचुरल नंबर ना आता। तो ये कैंसिल होके 7 आ गया, तो n इज 7। 7 टर्म्स का सम जो है वो 126 आएगा, तो दैट इज आवर ए ऑप्शन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 258 इज, nth टर्म फाइंड आउट करनी है कि nth टर्म इनमें से कौन सी बनेगी। 258 हमारा क्या है, ये एक सीक्वेंस है और ये एपी है, देखो +3 करके आगे बढ़ रही है। तो अब हम सीक्वेंस बनाते हैं 258, ये तो हमारी सीक्वेंस है। इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसमें an क्या है, a प्लस n-1d। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 2 है, d कितना है 3 का डिफरेंस है n-1, तो ये ब्रैकेट खोल दिया 2 प्लस 3n-3, तो 3n-1 आ गया हमारे पास। तो nth टर्म है 3n-1, तो आवर आंसर इज 3n-1 विच इज ऑप्शन बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 27/8 9/4 3/2 इज। तो ये जीपी की हमसे nth टर्म पूछ ली गई है। तो हमारी सीक्वेंस जीपी क्या है, 27/8 9/4 3/2 एंड सो ऑन। तो इसमें a हम जानते हैं 27/8 है और r कितना है, कॉमन रेशो। हम सेकंड टर्म को a2 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड अगर करें तो फाइंड आउट कर सकते हैं a2/a1। तो 4 इससे कैंसिल हो गया 2, 9 कैंसिल हो गया 3, तो ये आ गया 2/3। ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है तो 2/3, आवर r इज 2/3। तो अब an का फॉर्मूला क्या है, ar⁻n-1। a कितना है 27/8 इंटू r कितना है 2/3 पावर n-1। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3/3 और 8 को लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2/n-1 अपॉन 3/n-1। तो अब ये 2/3 जो है उधर जाके माइनस होगा तो n-1 -3 हो जाएगा, और 3/n-1 तो पहले ही है, तो यहां पे 3 जो पावर है यहां आते वक्त माइनस हो जाएगी। तो 2/n-4 अपॉन 3/n-4, ये हमारी nth टर्म बन गई इस सीक्वेंस की। तो पहला ही आंसर ठीक है, 2/n-4 अपॉन 3/n-4, इस तरह से देखो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीक्वेंस एंड सीरीज से, जो कि मैंने बनाए या मैंने कहीं से देख के कुछ हेल्प लेके भी लिखे। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे लास्ट चैप्टर जो टर्म 1 का आएगा उसके कुछ एमसीक्यूज पर। तो क्वेश्चन है, इफ E इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, P ऑफ E लाइज इन द इंटरवल। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की -∞ से +∞ कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर ले सकती है, या 0 से 1 के बीच में रहेगी,
क्लोज इंटरवल में या ओपन इंटरवल में या -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो मैं स्टूडेंट्स तुम्हें बता दूं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है, लेकिन कहां से? क्लोज इंटरवल में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल बनेगा। 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। ओपन इंटरवल नहीं बनेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0-1 हो सकती है। 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की और श्योर इवेंट की 1 होती है, और बाकी सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में रहती है। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इफ P ऑफ E इज 1/5 देन P ऑफ नॉट E इज। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 माइनस 1/5। बहुत आसान है। देखो, P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। बड़ी सिंपल बात है। तो 1 माइनस 1/5 इज 4/5। देखो एलसीएम आया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, 4/5। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस आर। सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, प्रोबेबिलिटी का अगर बेसिक तुमने जानना है तो तुम 10+1 प्रोबेबिलिटी जो प्लेलिस्ट बनी हुई होगी उसका पहला वीडियो देख लेना। उसमें तुम्हें सैंपल स्पेस, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह इन सब का मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं समझाने लगूंगा तो बाकी क्वेश्चन हमारे पास करने का टाइम नहीं बचेगा। तो सैंपल स्पेस होती है सारे आउटकम्स का सेट। तो 2 डाइस जब हम फेंकते हैं, 2 डाइस, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 1 से लेके 6,6 तक, तो वो 36 होते हैं स्टूडेंट्स। 36 आवर आंसर। कैसे बनते हैं? देखो, 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, करते करते 1,6 भी आ सकता है। अब दूसरे डाइस पे, पहले डाइस पे 2 आ गया तो 2,1, 2,2 करते करते 2,6, और इसी तरह 3 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, और करते करते 6,1, 6,2 और करते करते 6,6। तो ये सारे आउटकम्स मिला के 36 बन जाते हैं। तो ये 36 आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, अगर हम 2 डाइस को इकट्ठा थ्रो करें। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। एक कॉइन को फेंकने पर 2 आउटकम्स निकलते हैं, तो 3 कॉइन्स को फेंकने पर 2⁻³ आउटकम्स निकलेंगे, यानी कि 8। देखो, बहुत सिंपल बात है। यहां पर भी हमें दिखता है एक डाइस पर आउटकम्स हैं 6, तो 2 डाइस पर आउटकम्स होंगे 6⁻², 3 डाइस पर आउटकम्स होंगे 6⁻3। तो इसी तरह एक कॉइन, ये तो डाइस की बात थी। अगर हम कॉइन की बात करें तो एक कॉइन पर आउटकम है 2, हेड या टेल। अगर 2 कॉइन्स हो जाएंगे तो 2⁻2 यानी 4। अगर 3 कॉइन्स हो जाएंगे तो 2⁻3 यानी 8 आउटकम्स हो जाएंगे। अगर 4 कॉइन्स हो जाएंगे तो 2⁻4 यानी 16 आउटकम्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर, क्योंकि 3 कॉइन्स का है, तो 8 आउटकम्स होंगे टोटल सैंपल स्पेस में। तो हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला है। अब देखो, कार्ड्स के बारे में भी अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी के जो 10+1 के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वो देखने की जरूर कोशिश करना। एक वीडियो में मैंने उसमें सारे कार्ड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया है, ताश दिखाई है वीडियो में, और तुम्हें दिखाया है कि किस किस तरह से कैसे कैसे कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और स्पेड। किंग और स्पेड। देखो, हमको पता है कि 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से कि किंग कितने हैं? किंग है 4, और स्पेड के कितने हैं? ये हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 यानी कि 1/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 26/52 यानी कि 1/2। और एक ऐसा भी है कि
किंग एंड स्पेड, यानी स्पेड का किंग यानी एक ही पत्ता ऐसा है जो स्पेड का किंग है, तो 1/52। तो हमें फाइंड आउट करना है किंग और स्पेड, पी और लगा दिया तो वो कैसे होगा, पी ऑफ के प्लस पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ के एंड एस। तो पी ऑफ के कितना था 1/13, पी ऑफ एस कितना था 1/2 माइनस 1/52, तो 52 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ 4 आ गया ऑब्वियसली, प्लस यहाँ 26 आ गया क्योंकि 1/2 था, माइनस 1, तो ये कितना हो गया देखो 20, ये 30 हो गया, 30 माइनस 1 यानी कि 29/52, तो हमारा आंसर है 29/52। तो स्टूडेंट्स यहां पर मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने आंसर करेक्ट लिखा ही नहीं है यहां पर, तो दिस इज अ बिग मिस्टेक एक्चुअली। इसको छोड़ के हम अगर 29/52 इसको कर देंगे तो आंसर इज 29/52, जिस तरह से कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया। कौन सा फॉर्मूला लगाकर हमने सॉल्व किया, देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज इवेंट्स। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर में। तो ई यूनियन एफ जो होता है वो ई और एफ कहा जाता है लॉजिकली, और जो ई इंटरसेक्शन एफ होता है वो लॉजिकली ई एंड एफ कहा जाता है। तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, और यानी कि यहां पे और लगा लो तो यहां पे एंड लगा दो, तो हमें किंग और स्पेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया अपना आंसर। तो आंसर इज 29/52। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस आर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है और वो है 2। तो दोनों डाइस पर 2 आना, यानी 2,2 2,2, तो एक ही आउटकम है 36 में से, तो डी इज आवर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इफ 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन अक्रेंस इज। ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, पी ऑफ ई है और पी ऑफ नॉट ई पता लगाना है। तो 2/5 अगर पी ऑफ ई है तो पी ऑफ नॉट ई कितना होगा, 1 में से 2/5 को माइनस करो तो आंसर आएगा 3/5। डी इज आवर आंसर 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज, जो हमें पक्का है कि इवेंट होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज इज, लीप ईयर में 53 फ्राइडेज होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखें जरा, हमें पता है कि हमारे एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो डेज कितने हो गए, 52 इंटू 7 अगर करें तो कंप्लीट 52 वीक्स हैं, तो ये होता है 364। लेकिन हमें पता है कि हमारे ईयर में 365 ईयर होते हैं, और अगर हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो 365 प्लस 1 यानी 366 डेज होते हैं हमारे लीप ईयर में। तो अब क्लियर बात है कि संडे टू सैटरडे 7 दिन 52 टाइम्स तो आ ही गए। उसके बाद 2 दिन और है हमारे पास प्लस 2, ये 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, आइडिया लगाएं। तो हो सकता है कि संडे एंड मंडे, फिर हो सकता है कि अगर मंडे हो तो अगला दिन ट्यूसडे हो सकता है, अगर ट्यूसडे होगा पहला दिन तो दूसरा दिन वेडनेसडे होगा, अगर पहला दिन वेडनेसडे है तो अगला थर्सडे होगा,
मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। अगर थर्सडे है तो अगला दिन फ्राइडे होगा, अगर फ्राइडे है पहला दिन तो दूसरा दिन सैटरडे होगा, और अगर पहला दिन सैटरडे है तो अगला दिन संडे होगा। मतलब इनसे ज्यादा और तो कोई केस बनता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आउटकम्स हैं टोटल। क्योंकि देखो 52 वीक्स तो कंप्लीट हैं, यानी कि 364 डेज में 52 टाइम्स सारे के सारे डेज आ गए। उसके ऊपर 2 दिन और हैं, तो 2 दिन जो हैं वो संडे एंड मंडे भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, तो इस तरह से हो सकते हैं। तो इसमें फ्राइडे 2 केसेस में आ रहा है, एक ये केस है और एक ये केस है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, टोटल आउटकम्स हैं 7, तो 2/7 इज आवर आंसर। तो ये किसी भी डे के ऊपर के, फ्राइडे अगर दिया है, चाहे संडे हो मंडे हो, कोई भी डे हो, लीप ईयर में 53 टाइम्स कोई भी डे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। अब अगर लीप ईयर ना हो, मान लो नॉन लीप ईयर हो, तो एक दिन और होगा, एक दिन और होगा तो ये हटा दो, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, तो इसमें किसी भी डे की 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7 अगर नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो क्योंकि एक और दिन भी आ रहा है तो 2/7 हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26. A bag contains 3 red balls, 5 white balls, 6 green balls. If a ball is drawn from a bag at random, then probability of getting a red ball is. देखो टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + 3 8, 8 + 6 8 + 6 14 टोटल बॉल्स हैं। तो एक बॉल हमने निकाली और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी है? 3, तो ऑब्वियसली 3/14 इज आवर आंसर, सी। Question number 27. A bag contains 3 red balls, 5 white balls, 6 green balls. If a ball is drawn from a bag at random, then probability of getting a black ball is. देखो black ball तो इसमें है ही नहीं, इसमें बैग में तो रेड, व्हाइट एंड ग्रीन बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो ब्लैक बॉल आने की संभावना भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इज 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 0 है। क्वेश्चन नंबर 28. A coin is marked heads on both sides. देखो ये शोले वाला कॉइन है स्टूडेंट्स, शोले पिक्चर देखोगे उसमें अमिताभ बच्चन के पास ऐसा कॉइन था जिसमें दोनों तरफ हेड्स था। If a coin is marked heads on the both sides, then after tossing it, probability of getting heads is. देखो दोनों तरफ अगर हेड है तो सीधी बात है हेड ही आएगा, श्योर इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 0 क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तभी 2 बार कॉइन टॉस होता है पिक्चर में, और दोनों बार या 3 बार टॉस होता है, आई थिंक, हाँ 3 बार टॉस होता है और तीनों बार हेड्स आता है, क्योंकि हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा हेड ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ हेड्स ही है अगर मार्क किया हुआ तो। अब क्वेश्चन नंबर 29. इफ अ कॉइन इज मार्क्ड हेड्स ऑन बोथ साइड्स, then after tossing it the probability of getting tails is. tails तो आ ही नहीं सकता, impossible event है, तो probability is 0. If E is an event, then value of P of E plus P of not E is. देखो अगर probability किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्लस कर लो तो वो 1 बनती है हमेशा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई ना, या तो प्रोबेबिलिटी या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई 1, तो आंसर इज 1। अच्छा, अब मैं एक बात तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को कहना कि सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे 1 से लेके 5 तक के स्केल पर रेटिंग जरूर देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा वीडियो तुमको कहाँ तक समझ में आया।
और बाकी तो तुम जानते ही हो, प्लेलिस्ट में जाके तुम अपना सारा सिलेबस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के जो 2 चैप्टर थे हमारे, प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों हमने जितने मैंने क्वेश्चन बनाए थे, कोशिश की थी, वो मैंने कर लिया, इस में कंप्लीट हो गए। और इस तरह से 4 वीडियोस में तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब इसकी तैयारी करो, मेरे वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ में क्वेश्चन नोट करो और सही आंसर भी नोट करो। और बेस्ट ऑफ लक टर्म 1 के लिए। अब हम टर्म 2 में मिलेंगे, तब तक तैयारी करो, अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।